तो शुरू से आप डॉक्टर साहब बनना चाह रहे थे या बनना कुछ था फिर डॉक्टर बन गया ऐसा कुछ? 30,000 ज़्यादा आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और एक दिन में 34 जो है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कभी सोचा था कि इस टाइप के रिकॉर्ड्स बनेंगे या कुछ इतना कुछ हो जाएगा कि इतने सारे लोग जो हैं मेरे साथ, मैं मतलब जो उनको ऑपरेट कर रहा हूँ? जैसे अपन ने अभी देखा कि अभी बहुत यंग एज में ही ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहा है, हार्ट अटैक जो हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं, कैटरेक्ट मोतियाबिंद बहुत कम एज में होने लग गया है। तो इन सब का एक सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीडेशन। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट मैंने देखा है मटीरियल आ रहा है, कई बार लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं बिना सोचे हर समझे। कोई डॉक्टर बना हर हुआ कोई है। डॉक्टर बना हुआ है। क्या महँगा इम्प्लांट जो है वही बेहतर है या मामला कुछ और है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? और क्या हर पेशेंट को आपको लग रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है जो भी आपको पता था? इम्प्लांट को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आ गया आजकल मार्केट में, इतने तरीके के इम्प्लांट है कि पेशेंट को समझ नहीं आता कि कौन-सा सही है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात आती है तो देश में इनका नाम आता है। हम जब इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं डॉक्टर साहब की कि उनको समराइज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन कमाल पर कमाल करते आए हैं। बहुत सारे परिवारों की, बहुत सारे पेशेंट्स की दुआएं सर के साथ हैं और यही इनके जीवन का मैं कहूंगा सबसे बड़ा हासिल है, क्योंकि आप बहुत सारे सम्मान पा लेते हैं, बहुत सारा जो है आपके पास में नेम फेम आ जाता है, लेकिन जब दुआएं आती हैं, जब उस परिवार का प्यार आपको मिलता है कि डॉक्टर साहब सच में लाइफ बदल गई, तो ये किसी के लिए भी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, सबसे बड़ा जीवन का हासिल होता है। हमारे साथ हैं भारत के अग्रणी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे, जो कि शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर सर्जन हैं। और उनके करियर स्पैन की बात करें तो 15 सालों में 30,000 से ज़्यादा उन्होंने सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं। एक ही दिन में 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, उसका उन्होंने फोर्ब्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लंदन की पार्लियामेंट ने भी उन्हें सम्मानित किया है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर दुबे जो कि जयपुर को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने में इनको ये जो है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू हार्दिक जी। और जिस तरीके से आपकी ये यात्रा रही है जिसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, इतने सारे सम्मान हैं, आपको कौन-सी बात याद आती है, कौन-सा लम्हा याद आता है कि मैंने लाइफ में कुछ कमाल किया है? देखिए वैसे तो जिस फ़ील्ड से मैं रिलेट करता हूँ पेशेंट्स जिस जिस एज ग्रुप के मेरे पास आते हैं, वो खुद ही एक अलग एज ग्रुप है जो अपने ठीक होने पे आशीर्वाद और दुआएँ देता है, जो हमें कहीं हम किसी चीज़ से खरीद नहीं सकते उसे। क्या बात है! तो यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है। हुँ, बट हाँ, एक बहुत बहुत बढ़िया-सा किस्सा है। मैं एक बार ओपीडी में बैठा था, एक बुज़ुर्ग आए बहुत अच्छे पैसे वाले थे। ऐसा नहीं कि वो कोई उस क्लास से हाई हायर क्लास से बिलॉन्ग करते थे, बट उनके बच्चे सारे बाहर रहते थे और वो बहुत टाइम से अपने जॉइंट पेन से परेशान थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब मैंने आपका नाम सुना है, मेरे को ऑपरेट कराना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ कोई आने वाला नहीं है। तो मैंने जस्ट उनसे मज़ाक में ये बोला कि सर एक काम करिए, मेरा ओपीडी 2 बजे खत्म हो जाएगा, मैं कोटा गया हुआ था। आप मेरे साथ ही चलिए, मेरी कार खाली है। मैं 2 बजे जब ओपीडी से बाहर आया तो अपना बैग लेके साथ आए हुए थे। अच्छा। मैं वो मेरे साथ फिर मैं उनको लेके आया। मैं तो जस्ट मज़ाक ही कर रहा था, बट उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हाँ, मैं उनको साथ लेके आया, हाँ, उनको ऑपरेट करा और हाँ, दूसरे-तीसरे दिन वापस फिर हमारी कार से ही मैंने उनको वापस छोड़ा। क्या बात तो ये बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार एक किस्सा था। है! हाँ, बट उन्होंने मुझे बड़ी दुआएँ दी, बड़ा आशीर्वाद दिया, तो ये मेरे हुँ, लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्या बात है! तो शुरू से आप डॉक्टर साहब बनना चाह रहे थे या बनना कुछ था फिर डॉक्टर बन गए ऐसा कुछ? आपकी नहीं जर्नी क्या रही है? मेरा शुरू से ही ड्रीम डॉक्टर बनने का था। हुँ, मैं शुरू से ही जब मैं जयपुर से ही पढ़ा हूँ, तो जब मैं यहाँ से जाता था, क्रॉस करता था एसएमएस की सड़कों पे, तो वहाँ देखता था कि क्रॉस मेडिकल कॉलेज है, एसएमएस हॉस्पिटल दोनों क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर्स एप्रन पहन के क्रॉस करके जाया करते थे। तो उनको देख के मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि यार हमें ये व्हाइट एप्रन पहनना है। हुँ, और कई बार हॉस्पिटल में देखा कि बड़े बुजुर्ग डॉक्टर को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, जबकि ये छूना नहीं चाहिए, वो बड़े हुँ, लोग हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसा जब मुझे लगा तो मुझे लगा कि यार यही फ़ील्ड है जिसमें ये इतनी दुआएँ और आशीर्वाद मिल सकता है। हुँ, अब पैसा करके खर्च करके ये चीज़ें नहीं ले सकते हुँ, और हुँ, किसी भी फ़ील्ड में ये चीज़ें नहीं है जो इस फ़ील्ड में, तो तभी से हुँ। मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं इस फ़ील्ड में आया। बिल्कुल, 30,000 ज़्यादा आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और एक दिन में 34 जो है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कभी सोचा था कि इस टाइप के रिकॉर्ड्स बनेंगे या कुछ इतना कुछ हो जाएगा कि इतने सारे लोग जो हैं मेरे साथ, मैं मतलब जो उनको ऑपरेट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था हुँ, मतलब शुरू में बहुत स्ट्रगल भी रहा, चीज़ें रहीं, हुँ, बट लोगों का प्यार इतना मिला, भगवान की दया से उन लोगों के रिज़ल्ट्स मैं अच्छे दे पाया और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो मुझे खुद पता नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। मैं 2 दिन बाद जब मैंने देखा कि यार इतने रिप्लेसमेंट एक बार मैं देख लेता हूँ, ऐसा कभी पहले हो रखा है क्या? अच्छा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। हुँ, देन उसके बाद मैंने ये सब नोटिस करके इनको रिकॉर्ड में लाया, सारे डॉक्यूमेंटेशंस इकट्ठे किए और फोर्ब्स को बताया। हुँ। तो इस तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब जैसे हम बात करें लोगों की, जैसे आपकी कहानी हमने समझी, अब लोगों को आप ये बताइए कि कहाँ उनसे गड़बड़ हो रही है? क्या वो गलत कर रहे हैं कि उनके जॉइंट्स को इतना नुकसान पहुँच रहा है?
और यंगस्टर स्पेशली जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे या जो फैमिली मेंबर के साथ शेयर करेंगे, उनको क्या करना है कि कभी उनको ज़रूरत ना पड़े ऐसी सर्जरी की, जॉइंट रिप्लेसमेंट की? देखिए वैसे तो ये बहुत बड़ी ब्रॉड लिस्ट है इन चीज़ों की, बट मैं आपको मेन चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा। जैसे अपन ने अभी देखा कि अभी बहुत यंग एज में ही ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहा है, हार्ट अटैक जो हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं, कैटरेक्ट मोतियाबिंद बहुत कम एज में होने लग गया है। तो इन सब का एक सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीडेशन। हुँ, ऑक्सीडेशन जिस भी चीज़ का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा वो जल्दी खराब होगी। जस्ट लाइक यू कैन सी रस्ट लग जाता है आयरन में तो उसमें वो खराब हो जाता है। ऑक्सीडेशन है वो अपने एनवायरनमेंट के कारण है। एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन ही ऑक्सीडेशन चारों तरफ है। हुँ, सो हमें इस ऑक्सीडेशन को हम रोक तो नहीं सकते, हुँ, हुँ, यू कांट कंट्रोल इट, हुँ, बट आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। हुँ, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हुँ, सो दैट अपना बॉडी का डीजनरेशन कम हो। जैसे कि क्या? तो एंटीऑक्सीडेंट्स में हुँ, देखिए, अगर हम एलोपैथी में वैसे बात करें तो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन सी के कैप्सूल्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं। और अगर हम नेचुरल वे में बात करें देन यू कैन हैव दिस गार्लिक जो होता है, गार्लिक लहसुन जिसको कहते हैं, टर्मरिक आप ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जो जिनमें विटामिन सी रिच होता है ये आप ले सकते हैं, हल्दी का मैंने बता ही दिया। तो दीज़ आर एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली। हुँ, हुँ, इनको अगर आप डेली रूटीन में लेंगे तो आपकी बॉडी का डीजनरेशन रुकेगा। दूसरा सबसे कॉमन हम अभी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सभी लोग हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर हो गए हैं। हुँ, तो जब हम जिम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, एंड दे डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे कपड़े, हमारे शूज़ कस्टमाइज़ होते हैं तो आपकी एक्सरसाइज भी कस्टमाइज़ होनी चाहिए। हुँ, हर आदमी के लिए एक ही चीज़ सूट नहीं कर सकती। आपके नी में पेन है, तो आप ट्रेडमिल नहीं कर सकते, आपके बैक में पेन है, तो आप स्क्वाट्स नहीं कर सकते। तो बट मैं देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं, स्टेयर्स कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनको उनका वेट तो हो सकता है लूज़ हो जाएगा, बट उनको ये पता नहीं लग रहा है कि अपने जॉइंट्स को कितना डैमेज पहुँचा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ के। हुँ, हुँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमाइज़ हर चीज़ होनी चाहिए, और इर्रेलेवेंट जो भी लोग अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट मैंने देखा है मटेरियल आ रहा है, कई बार लोग उसको फ़ॉलो करने लग जाते हैं बिना हर सोचे-समझे। कोई डॉक्टर बना हर हुआ है। कोई डॉक्टर बना हुआ है। हुँ। तो वो जो फ़ॉलो करते हैं और उन फ़ॉलो करके जब वो आते हैं हमारे पास तो बड़े परेशान रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कस्टमाइज़ है हर चीज़, आप हुँ, डॉक्टर से सलाह लेके ही इसको फ़ॉलो करें। हुँ, स्पोर्ट शूज़ पहनें, एक्सरसाइज़ प्रॉपर करें, अगर एज ज़्यादा है तो स्टेयर्स अवॉइड करें, हुँ, वॉक डेली करें। हुँ, हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ में सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आप वॉक ही वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ आपको करनी है। पहले माना जाता था कि सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग के लिए वेट उठाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हुँ, 40 के बाद आपकी आपकी मसल्स का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। मसल्स आर द मेन स्ट्रक्चर जो आपके जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देती है। अगर आपकी हुँ, मसल्स कमज़ोर हो गई तो आपके जॉइंट्स जल्दी खराब होंगे। ये कांसेप्ट पहले नहीं था। तो अभी चाहे आपकी एज 80 साल हो, 90 साल हो, आपको वेट लिफ्टिंग करनी है। आपको वेट उठाना है डेली। 2, 3, 5 किलो जितना आपकी अफोर्डेबिलिटी है। तो ये कुछ डेली टिप्स हैं, अगर इनको ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज राइट, कर सकते हैं। राइट। और जैसे सर ने कहा कि सोशल मीडिया के जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको एक रील में दिख रहा है, 4 बातें, 3 बातें इनसे बचिए कीजिए। उससे पहले आप असली डॉक्टर जो हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे जाकर के मिलिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो आपका जो भी आपका हेल्थ केयर रूटीन है या आप एक्सरसाइज़ करें, उसको आप वीकली चेंज करते रहें, एक जैसी ना करते हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज़ भी करनी है। आपको वेट ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ भी करनी है। हुँ, तो आपको आपको वीक में एट लीस्ट 2 बार कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, सिंपल कार्डियो। उसमें आप अगर चाहें तो ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके बिल्कुल स्लो स्पीड पे कर सकते हैं। यू कैन डू हुँ, साइक्लिंग, हुँ, क्रॉस ट्रेनर्स, हुँ, और जो भी चीज़ें डिप्स वगैरह लगाना, ये सब हुँ, चीज़ें कर सकते हैं। हुँ, और वीक में 3 बार आपको एट लीस्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, और उनको हुँ, भी आपको चेंज करके करते रहना चाहिए। हुँ, सो आपका पूरा का पूरा एक शेड्यूल कवर हो जाए इस वीक में, और वीक हुँ। में अगर 5 दिन भी आप ये सब चीज़ें करते हैं, देन इट्स मोर देन सफिशिएंट। राइट, वीकेंड पे आप थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकते या हैं। अब मैं आपसे आगे चल के बात करना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं बिकॉज़ यू आर द एक्सपर्ट। इम्प्लांट को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आ गया आजकल मार्केट में इतने तरीके के इम्प्लांट है कि पेशेंट को समझ नहीं आता कि कौन-सा सही है और क्या महँगा इम्प्लांट जो है वही बेहतर है या मामला कुछ और है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, समय कैसे बदला है, पहले जब हम लोग इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट करते थे तो हमें बताना पड़ता था कि जॉइंट की सर्जरी करानी चाहिए, उससे नहीं कराएँगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अब हम देखते हैं कि लोग अवेयर इस चीज़ के लिए हो चुके हैं। हुँ, मतलब लोगों को ये पता लग गया है कि हमारे जॉइंट्स में पेन है, हमारे जॉइंट खराब हो चुके हैं और इसकी सर्जरी हमें करानी है, और हमें ठीक होना है। हुँ, हुँ, अब बातें नेक्स्ट लेवल पे आ गई है। अब कन्फ्यूज़न जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल ये है कि हुँ, इतने सारे सोशल मीडियाज़ पे ऐड आते हैं, पेपर में कई फेक एड्स आते हैं, तो उनसे पेशेंट बहुत कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। जब हमारे पास आते हैं तो वो सोशल मीडिया सारा पढ़ के आते हैं, या एआई या फिर जो भी गूगल पढ़ के आते हैं, कि साहब हमें टाइटेनियम यूज़ करना है,
हमें तो गोल्ड यूज करना है, हमें हम्म, ऑक्सीनियम यूज करना है, सर हम्म, हमारा तो आधा नहीं करना, हम्म, क्या रिप्लेसमेंट करना है, हमारे अच्छा। पूरे नहीं का करना है। मतलब जनता डॉक्टर्स को गाइड कर रही है पढ़ के। हाँ, तो हाँ, वो क्या वो सिचुएशन हमारे लिए क्रिटिकल हो गई है, अभी उल्टा हो गया है। हाँ, सो मैं लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा हाँ, हाँ, कि देखिए, जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, उनसे जैसा नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कस्टमाइज। कस्टमाइज्ड, राइट। आपने गूगल पे पढ़ लिया ये हाँ, गोल्ड इम्प्लांट है, आपने जैसे गोल्ड इम्प्लांट डाला तो गोल्ड की सारी अच्छाइयां आ जाएंगी, राइट, राइट, बट उसकी बुराइयां नहीं आएंगी ना। हाँ, हाँ, और गोल्ड आपके लिए सूट कर रहा है नहीं कर रहा। हम्म, जिन पेशेंट को मेटल से एलर्जी है उनको गोल्ड कोटेड इम्प्लांट डलवाना है, जिनको मेटल से एलर्जी नहीं है उनको रूटीन टाइटेनियम इम्प्लांट डलवाना है। हम्म, जिनका एक कंपार्टमेंट खराब है उनको पार्शियल नहीं करवाना है, जिनका हम्म, पूरा कंपार्टमेंट खराब है उनको टोटल कराना है। हम्म, सो ये डॉक्टर जज करेगा कि आपको क्या करना है। हम्म, होता क्या है कि पेशेंट ने अगर आपने डॉक्टर को फोर्स किया तो हम्म, डॉक्टर तो सोचेगा मेरा मरीज ना चला जाए, वो आपके कहने पे आपको पार्शियल नहीं रिप्लेसमेंट कर देगा सपोज, बट हम्म, आपका घुटना पूरा खराब था, हम्म, 6 महीने बाद फिर आप सर्जरी कराने आएंगे। हम्म, हम्म, सो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, सबसे पहले आपको डॉक्टर चूज करना है। हम्म, जस्ट चूज द एक्सपर्ट। हम्म, किसी नौसिखिए के पास नहीं जाना है, एक्सपर्ट को चूज करें, और जब आपने डॉक्टर को चूज कर लिया उसकी तो बात फिर आप सुने, डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। उनका क्योंकि विश्वास करें। उनका विश्वास करें, क्योंकि अगर आपने एक्सपर्ट को चूज किया है तो वो हम्म, आजकल दुनिया में जितनी भी एडवांस चीजें हो रही है उन सबसे वाकिफ है, उसको राइट, सब पता है क्या हो रहा है। लेकिन राइट, आपके लिए क्या बेस्ट है वो डॉक्टर बताएगा। हम्म, आप अननेसेसरी फोर्स ना करें कि ये इम्प्लांट डालना है वो नहीं डालना, क्योंकि अभी जो भी इम्प्लांट्स आ रहे हैं 25-30 ईयर्स रन करते हैं। आप आलती पालती लगा सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, स्टेयर्स कर सकते हैं। क्या बात वो सारे रिजल्ट्स हम आपको दे रहे हैं, आपको है, रिजल्ट्स देखना है, हम्म, आपको ट्रीटमेंट पे गाइड नहीं करना है। तो ये हम्म, कंफ्यूजन आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए हम्म। इससे। और बहुत सारे कई बार लोग ये भी करते हैं सर कि बहुत सारे लोगों से बात करते हैं कि ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो कई बार वो इतने ओपिनियन लेने से भी आदमी का माइंड जो यस कंफ्यूज हो यस जाता है, यस। तो उसमें जो है वो फिर भटक जाता है। जो आपने कहा कि आपके पास में ऑलरेडी वो बहुत सारे सवाल लेके आ रहे हैं और कई बार तो जवाब भी लेके आ रहे हैं कि सर आप तो लिख दो, बस पर्चा तो मैं बना लाया हूँ, आप तो यस यस साइन यस कर दो नीचे। यस। तो मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप बात कर रहे थे कि किसी किसी ने आपसे आके कहा कि सर मेरा तो सिर्फ हाफ नहीं आपको करना है ना, बाकी तो मेरा ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है लोगों में कि रिपेयर करा लें या पूरा जॉइंट जो है वो बदलवाएं, सही फैसला कैसे लिया जाए? और क्या हर पेशेंट को आपको लग रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है जो भी आपके पास आ रहा देखिए सर, अभी अभी बहुत कॉमनली आपने ऑर्थोपेडिक्स के एड्स पढ़े होंगे पेपर में, है? रिप्लेसमेंट नहीं रिपेयर करवाएं। हम्म, तो दीज आर मिथ, बेसिकली फेक एड्स हैं, मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग एड्स हैं। हम्म, ऐसा कभी नहीं होता। हम्म, जिस पेशेंट को रिपेयर की जरूरत है उसको रिपेयर होगा, जिसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है उसको रिप्लेसमेंट ही होगा। आप राइट, रिप्लेसमेंट वाली चीज को रिपेयर नहीं कर सकते। हम्म, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। हम्म, आपकी नई कार है जिसमें नए टायर्स डले हुए हैं, आप एक अच्छी सड़क पे जा रहे हैं। टायर को हम घुटना मानते हैं, टायर के ऊपर जो ग्रिप है रबर की उसको हम मानते हैं कार्टिलेज या गद्दी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और सड़क को हम मानते हैं मेनिस्कस, एक कुशन और होता है घुटने में। अब अगर सड़क में गड्ढे हो गए तो आप टायर तो नहीं बदलेंगे, हम्म, आप सड़क को ही तो रिपेयर कराएंगे। सही बात है। लेकिन अगर आपका टायर खराब हो गया हम्म, तो आपको टायर चेंज करना है। हम्म, तो टायर की जो ग्रिप चेंज हो रही है दैट इज रिप्लेसमेंट या रीसर्फेसिंग, दोनों सेम चीज है। हम्म, और सड़क की जो मरम्मत हो रही है दैट इज रिपेयर। हम्म, तो अगर आपकी मेनिस्कस या गद्दी फटी हुई है तो वो दूरबीन से रिपेयर की जाती है। हम्म, लेकिन अगर आपका कार्टिलेज लॉस्ट हो गया है हम्म, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह नई कार्टिलेज लगानी ही पड़ेगी, उसका कोई हम्म, ऑप्शन नहीं है। हम्म, तो मिसलीडिंग एड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वो वहां जाके उनको बोलते हैं सर मैं रिपेयर कराना है, वो रिपेयर कर देते हैं। होता क्या है, आपकी तो कार्टिलेज खराब थी, आपको रिपेयर से कुछ रिजल्ट मिलना ही नहीं था। हम्म, 6 महीने बाद फिर वो वापस आते हैं हम्म, कि सर हमारा पेन ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम उनको रिप्लेस या रिसरफेस करते हैं। हम्म, तो इस तरह से हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो बर्डन है वो काफी बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। हम्म, तो मैं लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह के जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं उसमें ना जाएं। हम्म। आपकी कार्टिलेज या गद्दी खत्म हो गई है तो आपको रीसरफेस या रिप्लेस कराना पड़ेगा, रिपेयर से काम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी बिल्कुल, और जो सर ने कहा कि एक्सपर्ट से आकर के आपको मिलना पड़ेगा, वरना अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, है। अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने शरीर को आप दर्द भी दे रहे हैं। पेशेंट खुद परेशान हो रहा है बेचारा, हाँ, उसकी हाँ। एक सर्जरी हो रही है उसमें हुँ, पैसा लगा, दूसरी सर्जरी हो रही है उसमें डबल पैसा लगा। हुँ। तो ये उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो रही है, बिल्कुल, तो तो वो इसलिए थोड़ा आप ध्यान। विशेषज्ञ से आकर के मिलें। एक और कन्फ्यूज़न होता है लोगों के दिमाग में जब भी वो रोबोटिक सर्जरी जो है सुनते हैं, किसी और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि लोग सोचते हैं आजकल कि रोबोट आके कर देता होगा। तो डॉक्टर साहब की ज़रूरत ही क्या है? जब नाम ही रोबोटिक सर्जरी है तो फिर डॉक्टर साहब तो शायद दूर से देखते होंगे। तो ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है सर? इसको बताएँ आप, और ये कैसे नॉर्मल सर्जरी से बेटर है और क्या ये इसमें जो है रिकवरी फ़ास्ट हो रही है? देखिए, सर्जरी आज भी, पहले भी और आने वाले कल में भी हमेशा सर्जन ही करेगा। हुँ, रोबोट विल नेवर रिप्लेस द सर्जन, हुँ, वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। हुँ, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज होती हैं, हुँ, रोबोटिक सर्जरीज कभी नहीं बोलना चाहिए, द टर्म हुँ, इज रॉन्ग। रोबोटिक हुँ, असिस्टेड सर्जरीज, रोबोट हुँ, हमेशा असिस्ट कराता है। हुँ, दूसरा,
रोबोट्स का जो रोल है मेनली ब्रेन एब्डोमेन इन सर्जरीज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट एक होल करके अंदर हम रोबोटिक आर्म डाल के सब कुछ देख सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। बट जो नी है, नी के अंदर जो इम्प्लांट्स डलते हैं मेटेलिक, उनके लिए हमें इंसिजन लगाना पड़ेगा, तो वो इंसिजन दोनों में सेम होता है। बट मैं आपको फिर भी क्लियर कट एक चीज बता देता हूँ। शुरू की जो अर्ली रिकवरी होती है, शुरू के 2-3 महीने की रिकवरी, जिसमें पेन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम होता है, इंसिजन थोड़ा चीरा कम लगता है, पेशेंट थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, ये रोबोटिक सर्जरी में होता है, ये डिफरेंस है। बट जब आप 3 महीने बाद दोनों पेशेंट्स को खड़ा कर देंगे, रोबोटिक और नॉन रोबोटिक को, 1% भी अंतर नहीं है, ना उनकी एक्टिविटीज में, ना उनके बैठने उठने में, ना उसकी लॉन्जेटिविटी में इम्प्लांट की। तो जो रोबोटिक का डिफरेंस जॉइंट रिप्लेसमेंट में है, सिर्फ शुरू के 2-3 महीने की अर्ली रिकवरी में है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, रोबोट कभी भी सर्जरी नहीं करता, रोबोट सिर्फ असिस्ट करता है। जितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, वो सर्जन ही करता है, उसको रोबोट सिर्फ असिस्ट करता है। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, जब फ्लाइट उड़ती है, जब वो टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, उसके बीच में जो ड्यूरेशन होती है, जहाँ फ्लाइट स्टेबल रहती है, वहाँ पे फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया जाता है, राइट, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ कुछ करना नहीं ऊपर है। कुछ नहीं करना। बट जैसे लैंड करेगी या टेक ऑफ करेगा, पायलट की तो जरूरत पायलट की है। जरूरत होती है। दैट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जब भी सर्जरी में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरी से सर्जन ही उसको डील करता है, नॉट रोबोट। सो रोबोटिक असिस्टेड होता है, रोबोटिक सर्जरी नहीं होता, नहीं होती है, रोबोटिक असिस्टेड होता है। ये सर ने बिल्कुल क्लियर किया कि असिस्टेंट के तौर पे जो है वहाँ पर काम कर रहा है। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जब सर्जरी की बात आती है, नाम सुनते ही जो है कई बार घबराहट होती है, रिश्तेदार कहते हैं, अरे भई ये तो बहुत कुछ होने जा रहा है, वो लोग जो हैं आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंदर से इमोशनली वीक होते हैं। ऐसे टाइम पे रिलेशनशिप मैटर करती है विद द डॉक्टर। Yeah. आप कैसे जो है अपने पेशेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं, पाथ ऑफ हैप्पीनेस बताते हैं कि भई इसके बाद में वापस लाइफ बैक टू नॉर्मल होने वाली है? देखिए, मैंने अगेन वही बोलूंगा कि जो एज ग्रुप जिसको मैं डील करता हूँ, हुँ, उनके पास सबसे बड़ी चीज है लोनलीनेस, दे आर अलोन। दे आर अलोन, और हुँ, उनको चाहिए कोई सुनने वाला, जो उनकी प्रॉपर बातें सुन सके। हुँ, लोगों के पास टाइम नहीं है उनको सुनने का। हुँ, बट जो हमारे पास आते हैं, तो आप ये हुँ, मानेंगे कि वो जॉइंट या पेन के बारे में तो बताते हैं, बट उससे ज्यादा वो अपनी बाकी चीजें बताते हैं, फैमिली के बारे में, फैमिली के चीज़ों बारे में, के ये सब बारे में। चीजें। हुँ, तो ये सब चीजें जब आप उनकी सुनते हैं और उनको उसके लिए उनसे कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो आपसे पर्सनल पर्सनल हो जाते हैं। हुँ, एंड देन फिर वो आपकी सारी बातें फॉलो करते हैं, जो आपने उनको बोला, फिर उनको लगता है कि ही इज जस्ट लाइक माय फैमिली मेंबर। हुँ, तो ये सबसे बड़ा इमोशनल कनेक्ट उन लोगों के साथ करना पड़ता है। हुँ, ऐसा नहीं है आपने देखा, हाँ सर आपके जॉइंट में पेन है, आपको तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। हुँ, ऐसा पेशेंट कभी ऑपरेट कराएगा ही नहीं। हुँ, आपको उसको सोशली, उसको इमोशनली डील करना पड़ेगा और पूरा सुनना पड़ेगा, वो सारी हुँ, चीज़ें बताएँगे। उसके बाद फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि सर ये सर्जरी है और ये इसके रिजल्ट्स हैं। फिर हम कुछ पेशेंट्स उनको दिखाते हैं, उनको मिलवाते हैं कि सर हुँ, ये देखिए रिजल्ट्स। हुँ, तो जब वो देखते हैं कि यार इस पेशेंट का कल ऑपरेशन हुआ है और आज से चलना-फिरना, वॉशरूम जाना सब स्टार्ट कर दिया, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, हुँ, तब उनको हुँ, कॉन्फिडेंस आता है। हुँ, एंड देन दे विल गेट रेडी फॉर दिस सर्जरी। हुँ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली कहानी है। पहले बता देते हैं कि ऑलरेडी जिन्होंने किया हुआ है, या वो हमारे साथ हैं और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हालाँकि हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ़ जॉइंट रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं, बट दिस इज़ द ब्रूटल रियलिटी, हार्श रियलिटी सोसाइटी की कि लोग जो हैं काफ़ी अकेले हो गए हैं। जो सर ने बताया कि बुज़ुर्गों को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात पूरी ध्यान से समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे में डॉक्टर साहब जो हैं, वो पूरा सुनते हैं, समझते हैं और फिर जो है पर्सनल असिस्टेंस के तौर पे या केयर के तौर पे मैं कहूँगा कि उनका जो है ख़्याल रखते हैं। ये चीज़ तो डेफ़िनिटली आपको दूसरों से अलग बनाती है, कि आप एक इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं पेशेंट को। और ऐसा क्या है जो आपके ट्रीटमेंट को बाकी सर्जन से मैं कहूँगा या बाकी हॉस्पिटल से बेहतर बनाता है? अपनी ताकत क्या मानते हैं आपके हिसाब से? सर मेरी ताकत यही है कि मैं इमोशनली पेशेंट से कनेक्ट होता हूँ, मैं उनके इमोशंस को फ़ील करता हूँ, फिर उनको ट्रीट करता हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि ऑपरेशन से पहले तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है पेशेंट को, बट ऑपरेशन के बाद उससे भी ज़्यादा होती है। क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन होता क्या है कि नॉर्मली आपने पेशेंट को ट्रीट किया, सर्जरी हो गई, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं चलता। पेशेंट को ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर ऑपरेट करके छोड़ देते हैं। मैं उनको नहीं छोड़ता। हुँ, अगर ऑपरेशन के 5 साल बाद भी उनको पेट दर्द होता है, तो वो मुझे कॉल करते हैं। हुँ, और एनी टाइम, रात को हुँ, 10 बजे, 11 बजे वो चीज़ मुझसे पूछते हैं। हुँ, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, दूसरी, हमारी टेक्नीक तो है ही, जो सर्जिकल टेक्नीक हम यूज़ करते हैं, रिकवरी पेशेंट को फास्ट देते हैं। दूसरा, हर साल में एक बार मैं एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, जिसमें अपने सारे ऑपरेटेड पेशेंट्स को बुलाता हूँ, अरे वाह! स्टेट वाइज़, जिस स्टेट में हुँ, मैं करता हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, जैसा कि लास्ट ईयर मैंने जयपुर में वॉकाथन किया था, जिसमें मैंने सारे ऑपरेटेड पेशेंट को बुला के वॉकाथन, लाइक नॉट मैराथन, हुँ, हुँ, क्योंकि दौड़ना जोड़ों के लिए अच्छा नहीं होता, बट हुँ, वॉकाथन कराई थी, हुँ, जिसमें 3 किलोमीटर उन्होंने वॉक वॉक की की थी। थी, हुँ, मेडल्स भी जीते थे। और इस साल अगेन मैं वो 22 फरवरी को एसएमएस स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ करा रहा हूँ क्या मॉर्निंग बात है! टाइम में। क्या बात है! तो मेरी जो लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उनसे ही बोलूँगा
कि अगर आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रखा है, चाहे वो हिप रिप्लेसमेंट हो या नी रिप्लेसमेंट हो, आप 22 फरवरी को फ्री रहिएगा इसमें, और क्योंकि ये जो इवेंट है ये आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। तो इसमें आपको प्रेज़ेंस रहना है, अपनी पार्टिसिपेट करना है और लोगों को ये दिखाना है। जो लोग डर के मारे इन चीज़ों को नहीं कराते हैं और अपनी पूरी लाइफ़ बिस्तरों पे निकाल देते हैं, उनको ये दिखाना है कि ये सर्जरी कितनी फ्रूटफुल है। इसके बाद आपकी लाइफ़ कितनी चेंज हो जाती है। तो बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए है, जो और लोगों को भी अवेयर करे। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो घरों में रह जाते हैं और वो सोचते रहते हैं करवाऊँ ना करवाऊँ, लेकिन फाइनली किसी ने डिसाइड कर लिया है। माइंडसेट जो है उनका तैयार है कि भैया अब मुझे कराना है जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसे किस बात का ध्यान रखना है? उन्हें किन बातों का जो स्पेशली ध्यान में रखना है? डर लगना क्या नॉर्मल है? कैसे उसको फ़ियर को कंट्रोल करना है? क्या आप सजेस्ट करेंगे? डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। आज हमारा भी कोई अगर कुछ हमारा भी पर्सनली कुछ छोटा-सा ऑपरेशन होगा तो हमें डर लगता है। हाँ, बट येस जैसा कि वो है ना, डर के आगे जीत है, तो आपको डरना नहीं है, हुँ, आपको चीज़ों को समझना है, डॉक्टर से डिस्कशन करना है, हुँ, जो पेशेंट्स ऑपरेट करा चुके हैं उनसे मिलना है, हुँ, ताकि वो आपको कॉन्फिडेंस दें। हुँ, और अगर आपको किसी तरह की सपोज़ आपको बी अगर डायबिटीज़ रहती है तो उसको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हुँ, डायबिटीज़ अगर रहेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। हुँ, अगर आपके हार्ट का कोई ऑपरेशन हो रखा है तो ब्लड थिनर को आपको 3-4 दिन पहले बंद करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से पहले आपको अपने प्रोटीन इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं, तो ऑपरेशन के बाद आपकी रिकवरी इतनी क्लासिक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने ऑपरेशन कराया है। हुँ, इतना हुँ, बढ़िया और फ्रूटफुल ऑपरेशन ये है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं और घर वालों को अपने ग्रैंडफ़ादर या पेरेंट्स जिनका ऑपरेशन होने वाला है, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होता है कि उनको ये बोलना होता है कि कल से आपकी लाइफ़ चेंज होने वाली है। क्या मैं ये बात है! बोलता हूँ कि सर कल से आपकी लाइफ़ ही चेंज होने वाली है, आप हुँ। जवान होने वाले हो। तो मज़ा आने वाला है लाइफ़ में एक और जो सर ने कहा कि डर के आगे जीत है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि धीरज रखना है लाइफ़ में। मतलब धीरज डॉक्टर धीरज को भी रखना है और वैसे भी धीरज रखना है कि ज़रूर। चीज़ें जो है बदलेंगी। अच्छा। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये तो बात हो गई कि करवा लिया उन्होंने। कई बार गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि वापस समस्या आ जाती है, कैसा लगता है आपको? देखिए, नॉर्मल आदमी को जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए नॉर्मल पर्सन को जो चीज़ें फ़ॉलो करनी है, वही आपको आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करनी है। हुँ, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपके जॉइंट्स में पेन होता है या 45 के बाद आपको स्टेयर्स और नीचे बैठना-उठना कम से कम करना चाहिए, तो सेम विद जॉइंट आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको ये 2 एक्टिविटी कम करनी है। ज़रूरत है तो आप खूब करिए, बट ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी ना करें। दूसरा, अगर आपको बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, कोई छोटा-मोटा एब्सेस भी हो गया, कोई जैसे हम बोलते हैं बाल तोड़ या फोड़ा-फुंसी ऐसा कुछ भी हो गया, तो आपको इमीडिएटली उसको एंटीबायोटिक लेके ट्रीट करना है। क्योंकि बॉडी में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हुआ तो वो इमीडिएटली ब्लड के थ्रू आपके जॉइंट्स पे पहुँच जाएगा। हुँ, तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है, उससे डरना नहीं है। आपको हुँ, बस ये है कि उसको इग्नोर नहीं करना। हुँ, अगर आप हुँ, कोई भी डेंटल प्रोसीजर करा रहे हैं, तो हुँ, डेंटिस्ट को बताना है कि मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रखा है, तो वो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक शुरू करेगा और बाद में भी 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स देगा। हुँ, हुँ, अ, आपको यूरिन में इन्फेक्शन फीमेल्स को बहुत कॉमन है, तो उसको इग्नोर कर देती हैं, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको हुँ, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो हुँ, उसको प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक्स लेके ट्रीट करना है। हुँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं मेजर-मेजर, जिनको अगर आप प्रॉपर आपको लाइफ टाइम ध्यान रखनी है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ दिक्कत आने वाली ही नहीं है। मतलब 25, 30, 35 इयर्स आपके ये जॉइंट्स रन करते हैं। और आप क्या बताएँगे कितने समय में एक पेशेंट जो है वो बैक टू नॉर्मल लाइफ़ आ जाता है आफ्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? सर अगर मैं अभी की बात करूँ हुँ, तो मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल नॉर्मल आने में जो टाइम होता है वो अलग है, बट इमीडिएटली जैसे नेक्स्ट डे से आप अपना वॉशरूम जाना इंडिपेंडेंट, हुँ, गैलरी में वॉक करना, हुँ, उसके नेक्स्ट डे स्टेयर्स चढ़ना, हुँ, मतलब ये सब चीज़ें आपकी 2-3 दिन में आ जाएँगी। हुँ, बट बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी, 100% नॉर्मल एक्टिविटी, अगर आपने एक घुटना ऑपरेट कराया है तो मैक्सिमम 2-3 वीक्स, और अगर दोनों कराए हैं तो मैक्सिमम 45 डेज़। हुँ, दैट हुँ। इज़ द मैक्सिमम लिमिट देन। आखिरी में जाते-जाते कोई टिप देना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि वो आपसे ना मिलने आएँ, घर पर ही रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें? क्या कहेंगे आप? नहीं इस मिलने तो आएँ। पॉडकास्ट का हाँ। मतलब पर्पस ये नहीं था कि हाँ। आप मेरे पास आएँ और ऑपरेट कराएँ, इसका हाँ, पर्पस ये था हाँ, कि आप क्या चीज़ें ध्यान रखें ताकि आपको मेरे पास ना आना पड़े। हाँ, यही मैं कह रहा और दूसरा, अगर आना है, हूँ। हुँ, तो जो कन्फ्यूज़न्स है उनको कैसे क्लियर करना है, क्या कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सब वो सब बता चीज़ें दिया ध्यान आपने। रखें। राइट। सो एज़ अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन मैं यही हुँ, बोलूँगा हुँ, कि कीप योर जॉइंट्स हेल्दी, हुँ, जॉइंट्स का ध्यान रखें, हुँ, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर लें, हुँ। अखरोट खाएँ, अखरोट मैं बताना भूल गया था, हाँ, डायनेट्स हाँ, में अखरोट हाँ, रात को भिगो खाएँ, बहुत अच्छा रहता है। हाँ। क्योंकि मूवमेंट इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ मूवमेंट। हुँ, हुँ, मूवमेंट के बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके जॉइंट्स डैमेज हो गए, तो आप हुँ, मूव नहीं कर पाएँगे, तो उस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। हुँ। सो कीप योर जॉइंट्स हेल्दी एंड कीप यू मूविंग योरसेल्फ। क्या बात है! तो थैंक यू। मज़ा आ गया सर से बात करके और इस पूरे पॉडकास्ट में हमने आपके जॉइंट्स की बात की है। अब आप सर को जॉइन कर लीजिए 22 फरवरी को जो वॉकाथॉन होने जा रही है और सर ने बोला है कि जिसने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया उन सबका स्वागत है। या ताकि वो आएँ और उन लोगों को इंस्पायर करें जो अभी कन्फ्यूज़्ड हैं, कन्फ्यूज़
या डरे हुए हैं या घर पे सोच रहे हैं करें ना करें क्या होता होगा इससे, तो वो आकर के देखें उन लोगों को जिन्होंने करवा लिया और जो बैक टू नॉर्मल वापस वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो वो जीना चाह रहे थे। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। डॉक्टर धीरज दुबे सर हमारे साथ जुड़े, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर सर्जन, जो कि एक दिन में 34 जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, फोर्ब्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन की पार्लियामेंट से सम्मानित हैं और अब तक 30,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस एंड थैंक यू सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।